नुपुर शर्मा जी, चूंकि देश भर की नजर इसी बात पर है, लेकिन खूब जातिगत समीकरण को साध कर उत्तर प्रदेश में 2022 की नैया पार कराने की भी कोशिश है। ये नए तेवरों वाली सरकार बनाए जाने के संकेत और संदेश क्या हैं, कैसे बताएंगे हमारे दर्शकों को आप? नुपुर। देखिए चित्रा जी, सबसे पहले नमस्कार आपको, पैनलिस्टों को और सभी दर्शकों को। पहले ये समझना जरूरी होगा कि जब तक कि ये रीशफल और रीजेक्ट हो नहीं जाता है, कौन किस जाति से है, कौन किस धर्म का है और किस समुदाय से है और पोर्टफोलियो उसको दिया जाता है, गलत होगा। मैं पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ और हमारे को भी वही सुर्खियां जो सूत्रों के मुताबिक आपको मिल रही है, हमें आपसे ये न्यूज मिल रही है, पार्टी से हमें कुछ न्यूज नहीं मिल रही। तो जब तक के ये कैबिनेट रीजेक्ट, रीशफल, एक्सपेंशन, कुछ भी कह लीजिए आप, हो नहीं जाता, मेरे हिसाब से मेरा इस पे टिप्पणी करना सही नहीं होगा। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि अभी मेरे हिसाब से 53 मिनिस्टर्स है और 81 तक की कैपेसिटी है। जैसा आप ही ने पायलट में दिखाया है कि एक एक मंत्री के पास 4 पोर्टफोलियो है, 4 जिम्मेदारियां हैं। तो कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी हो, कहीं ना कहीं समाज से अन्य वर्ग से हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो, सांसदगण हो, कहीं ना कहीं ऐसे कुछ प्रदेश, ऐसे कुछ राज्य जहां पे ऐसा लगता है कि रिप्रेजेंटेशन कम है, ज्यादा है, या फिर किसी के ऊपर, एक अन्य मंत्री के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और कहीं ना कहीं ज्यादा काम की जरूरत हो, तो मेरे हिसाब से एक्सपेंशन तो एक नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन है। तो हाँ, अभी मेरा कुछ भी स्पेकुलेट करना बिल्कुल अनरीजनेबल होगा अगर मैं कहूँ तो। देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए, इसी पर नजर है कि आगे क्या होता है और उन तमाम लोगों की भी नजर है कि कम से कम टीवी के जरिए संदेश और संकेत क्या मिलता है। रागिनी नायक जी, नए तेवर और नए कलेवर के साथ बीजेपी अब सामने आने जा रही है, उनके वहां तैयारी पूरी चल रही है, नए नए युवा चेहरों को खास तवज्जो दी जा रही है, उसमें आपके पुराने सिपह सालार ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं, लेकिन इन सब के इतर उत्तर प्रदेश पर बड़ी नजर है बीजेपी की। कैसे देख रही हैं आप रागिनी? चित्रा जी, जब नीति और नियत में ही खोट हो तो सिपह सालार बेचारे क्या करेंगे? देखिए, विफलताओं का ठीकरा फोड़ने के लिए कुछ और नए सर जोड़ना चाहते हैं। बहरहाल ये उनका अंदरूनी मामला है, पर 2-3 सवाल मेरे जहन में है जो मैं आपके सामने रखती हूँ। देखिए, चरमराती हुई अर्थव्यवस्था, आसमान छूती महंगाई, अपमानित होती महिलाएं, बेरोजगारी से लाचार नौजवान, प्रताड़ित होते किसान, सरहद पे खड़े हुए हमारे सैनिक, तीसरी लहर की तैयारी। मैं समझती हूँ ये कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं, चुनौतियां हैं जो देश के सामने मुंह बाए खड़ी हुई हैं। और इसके बावजूद आज और अगले कुछ दिन तक चर्चा का विषय रहेगा मोदी मंत्रिमंडल विस्तार। मैं इसे एक निरर्थक और बेमानी बहस समझती हूँ, वो इसलिए भी क्योंकि मुखौटे चाहे कितने भी बदल लें, आवरण कितने भी बदल लें, आडंबर कितना भी कर लें, असलियत तो छिपती नहीं ना। तो ये सरकार तो डेढ़ लोग चला रहे हैं, एक मोदी जी और आधे अमित शाह। तो इस म्यूजिकल चेयर में घुमा लीजिए जिसको घुमाना है। आप सोशल वेलफेयर मिनिस्टर को आप भेज दीजिए कर्नाटक का गवर्नर बना के, असम में सरकार ना गिर जाए ये आकांक्षा करते हुए, आकलन लगाते हुए दिल्ली ले आइए सोनोवाल जी को। पर आखिर जो एक कुर्सी और आधा स्टूल रखा है उस पर मोदी जी और अमित शाह जी को ही बैठना है, इसीलिए प्राथमिकताओं का सवाल उनसे पूछा जाएगा। आज किसानों से बात करने के लिए समय नहीं है, आज तीसरी लहर की तैयारी के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने के लिए समय नहीं है, पर दल बदलुओं की और अपने घटक दलों की सत्ता लोलुपता को शांत करने के लिए मंत्रिमंडल पर विस्तार करने का बहुत लंबा चौड़ा समय है। और यही मोदी जी और उनकी सरकार का असली चेहरा है। इसीलिए शक्ति संतुलन भी क्या साधा जा रहा है? नुपुर शर्मा जी, इसका जवाब दीजिएगा 1.5 मिनट, क्योंकि पहले सभी मेहमानों को दिया जाता है, इस वजह से थोड़ा सा इंतजार कीजिए। संजय निषाद जी, सीधे आपके पास आते हुए फोन आ गया क्या? प्रवीण निषाद जी बनने जा रहे हैं मंत्री। संजय निषाद जी, चलिए, संजय निषाद जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि प्रवीण निषाद को लेकर चर्चा तेज है कि कैबिनेट में उनको मोदी मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। अब सीधे समाजवादी पार्टी का रुख करते हुए सब बताइए, किस तरह से देख रहे हैं आप राजीव राय जी? उत्तर प्रदेश पर खास नजर है इन लोगों की और जातिगत समीकरण को भी साधने की पूरी कवायद और कोशिश। एक तरफ अनुप्रिया पटेल जो पिछड़ा चेहरा है, दूसरी तरफ प्रवीण निषाद जो यकीनन पूर्वांचल में निषाद पार्टी जिसकी काफी ज्यादा पैठ है और उन्हीं के भरोसे आप लोगों ने 2018 में जीत हासिल की थी। तो यूपी में मुश्किलें कहीं ये नई कैबिनेट आप लोगों के लिए नहीं खड़ी कर दी, किस तरह से देख रहे हैं राजीव राय जी?
चित्रा जी, जिसको मुश्किल नजर आ रही है वो कैबिनेट बना रहा है और प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है, जब चाहे जिसको चाहे मंत्री बनाए। लेकिन हमारी मोदी जी की जो टाइमिंग की चॉइस होती है ना, बहुत गजब होती है। आप याद करिएगा, पुलवामा जब घटना हो रहा था तो मोदी जी शूटिंग करा रहे थे। जब पूरे दुनिया में कोरोना फैल रहा था तो ट्रम्प को गले लगा रहे थे। जब सेकेंड लहर आ गई तो बंगाल में चुनाव कर रहे थे। आप उत्तर प्रदेश की बातें कर रही हैं, उत्तर प्रदेश में अभी चिखती माताएं बहनें, तड़पते हुए लोग, बहती हुई लाशों को देखा है, गम से उबर नहीं पाया। उत्तर प्रदेश में मैं तमाम कुछ उदाहरण दे दूं, अनुदेशक है, 2 साल पहले 18,000 रुपया उनको हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया तनख्वाह देने के लिए, उनकी भर्ती नहीं हो रही है। शिक्षकों की भर्ती नहीं हो रही है, BTET वालों की भर्ती नहीं हो रही है, दरोगाओं की भर्ती रुकी हुई है। लेकिन मंत्रियों की भर्ती जरूरी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। तो इस सरकार की माननीय प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता जो है वो जनता के लोगों से कुछ लेना देना नहीं, अपने मन के बोलना, अपने मन के करना और अपने ही सुनना। और इस सरकार में, जिस सरकार में मोदी जी मुख्यमंत्री है, जैसे बहन रागिनी बता रही थी, 1.5 लोगों वाले मुख्यमंत्री है, 1.5 है या 2 है, जो भी है, प्रधानमंत्री है। सॉरी, इस सरकार में किसी मंत्री की कोई हैसियत है क्या? उत्तर प्रदेश के मंत्री क्षेत्र में जाने से डरते हैं कि जनता अगर कोई पूछ दे तो कोई काम नहीं करा सकते। ये सरकार कभी उस मुद्दे पर बात नहीं करती है। तो जातीय समीकरण साधले, इनकी छटपटाहट, इनकी कसक, इनकी बेचैनी, लोगों को ध्यान भटकाने की कोशिश, सब कुछ नाकाम होगी। और उत्तर प्रदेश पर विशेष ध्यान इसलिए है कि उत्तर प्रदेश में सारी कवायद कर लिए, इनको हार दिखाई दे रहा है और कुछ भी इनको मदद करने के लिए आगे नहीं आएगा।